माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्र। मैं हूँ श्रुति मिश्रा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आज से हम अपने सीए और सीएमए फाउंडेशन एंटर के लॉ सिलेबस की क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होगा, दिस इज कॉमन टू एवरीवन। ठीक है, अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, आप सीएमए फाउंडेशन में हो और आप सीएमए एंटर में हो, तो सीए, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए एंटर, सबके लिए आज का जो पेपर है वो सेम होने वाला है। और आज जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि लॉ क्या है, कहाँ से आता है, और सबके सिलेबस का, आप तीनों का जो भी बिजनेस लॉ का पेपर है उसका फर्स्ट चैप्टर यही है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, किस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये रहा सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ स्टडी मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप ये देख सकते हो, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर 1। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली लॉ क्या है, कहाँ से आता है, और इंडिया में किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे बनाया जाता है। सिमिलर कोर्स जो है वो सीएमए फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन पेपर 1, बिजनेस लॉ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसको देख लीजिए, सेम है। सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, लीगल मेथड, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और अब हम देखते हैं सीएमए बिजनेस लॉ एंड एथिक्स इंटरमीडिएट पेपर 5। और आपका भी जो सिलेबस है वो आपके फाउंडेशन सिलेबस का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, फाउंडेशन में आपको थोड़ी कम चीजें पढ़नी है, इंटर में आकर उसी का ज्यादा इन डेप्थ हो जाता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं आज वो है सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में। अब ये सिर्फ और सिर्फ सीएमए एंटर के लिए है ये इंफॉर्मेशन, कि आपका जो चैप्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। बट चूंकि आपने पुराना सिलेबस पढ़ा था, फाउंडेशन के लिए आपने पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ है, नए सिलेबस आपने पढ़ा नहीं है, तो लॉ क्या है, कहाँ से आता है, उसका जो बेसिक है वो आपको पता नहीं है। तो उसी बेसिक की आज हम बात करने वाले हैं। वो बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, देन आई विल कम टू दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। ये सारी चीजें हम उसके बाद डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो प्लीज प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, आज का जो क्लास है वो रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, और सीएमए एंटर बिजनेस लॉ। ठीक है, तीनों का चैप्टर 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप सो ये आप सभी को क्लियर होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो क्लासेस होंगे उसके बीच में, क्योंकि ये 1-to-1 क्लास नहीं है, आप लाइव नहीं देख रहे हो उसको, तो अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर मेरा ईमेल आईडी जिनके पास है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दे दूंगी, तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरीज है जो आप मुझसे बात करके, फेस टू फेस बात करके सॉल्व करना चाहते हो, तो विल कीप क्वेरी क्लास, ठीक है, या डाउट सॉल्विंग क्लास, जहाँ पे सारे लोग उस जूम पे या किसी भी मीडियम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हम सारे क्लासेस को, आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे स्टूडेंट्स के, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे, और आपका जो भी डाउट्स होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। ओके, और एक और चीज़ है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल चाहते हैं जिसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, या आपके रेफरेंस के लिए आपको वो एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें आप डाउट सॉल्विंग क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो डाउट सॉल्विंग क्लासेस कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कब ऑर्गेनाइज करना है, विल सी टू इट लेटर। बट पहले सबसे ज़रूरी क्या है कि लॉ क्या है, कहाँ से आता है, इस बेसिक को आप समझे, और उसके बाद तब हम आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। ओके, तीनों ही सिलेबसेस का जो चैप्टराइजेशन है, या जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं वो डिफरेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। सिर्फ सीएमए एंटर जो है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट स्टेज पर हो, तो आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा डिटेल है फाउंडेशन के कंपैरिजन में। ओके, तो आपके डिटेल टॉपिक्स की आपको चिंता नहीं करनी है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस अपलोड करती रहूंगी।
Okay, so let's start the class. Okay, so let's start. What is law? ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक होने वाला है सबके लिए। सीए, सीएमए, सीएमए एंटर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। तो लॉ जो है वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और इससे जनरली भी हम यही समझते हैं कि सिस्टम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। अब जब ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं भी थी, तब भी जब मैंने पढ़ाया है, तो यहीं से हमें शुरुआत करना पड़ता था कि लॉ क्या है, क्योंकि जब तक आप समझते नहीं हो कि लॉ क्या है, कहाँ से आता है, तब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये सब पढ़ने का कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। तो लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ के कुछ रूल्स हैं, कोचिंग में पढ़ते हो तो वहाँ के कुछ रूल्स हैं। उसी तरह का एक सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि पूरे कंट्री को चलाने में, लोगों को आपस में शांति से रहने में मदद करता है, और जो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो इंक्रीज़ करता है। ओके? कैसे इंक्रीज़ करता है? तो प्रोडक्टिविटी लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो आप एक गेम, छोटे बच्चे जब गेम खेलते हैं, उस टाइम पर आप सोच लो कि अगर आप लूडो खेल रहे हो और लूडो का कोई रूल्स ना हो, जिसको जहाँ मन करे वो अपनी गोटी को रख सकता है, तो क्या कभी भी ये डिसाइड हो पाएगा कि कौन-सा इंसान जीत रहा है, कौन-सा इंसान हार रहा है? या कभी भी सारे प्लेयर्स हार्मोनियसली शांति से उस गेम को खेल पाएँगे, उसके रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर पाएँगे? नहीं। हमेशा आर्बिट्रेरीनेस होगा, झगड़े होंगे, हर कोई अपने डिसीज़न को सही मानेगा। तो इन सारी चीज़ों को ही, इस chaotic सिचुएशन को, इस chaos को हटाने के लिए ही लॉ को हर सोसाइटी में अपनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में ही सिर्फ लॉ है। लॉ हमेशा से ही हमारे सोसाइटीज़ के पार्ट रहे हैं। अगर आप एक ट्राइबल सोसाइटी को भी देख लीजिए, जो आदिवासी लोग हैं, उनका भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि वो सोसाइटी में कैसे रहना चाहते हैं, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। इन सारी चीज़ों को लेकर वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस जब फॉर्मलाइज़्ड हो जाता है एक डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्र में, तब उसको हम अभी के रूप में देखते हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें देखते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको क्यों बनाया जाता है, सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, राइट? अब इसका फ़ायदा क्या है, या क्या-क्या फंक्शंस हैं लॉ के? तो डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करना, जो कि हम कोर्ट में जाके करते हैं। आपका कोई झगड़ा है, 2 लोगों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसको कौन सुलझाता है? लॉ की मदद से सुलझाया जाता है। कैसे लॉ की मदद से सुलझाया जाता है? किसी पर्सन ने किसी के घर से कुछ चुरा लिया, ठीक है? तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में झगड़ा होगा कि तुमने मेरा सामान क्यों चुराया? तो ये डिस्प्यूट कहाँ जाकर सॉल्व होता है? लॉ की मदद से कोर्ट में सॉल्व होता है। इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। चोरी, मेरा सामान चोरी नहीं होना चाहिए, ये मेरा राइट है कि मैं अपने घर में अपनी चीज़ों को शांति से इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन कोई बाहर वाला आकर उसको चुरा कर ले जाए, तो वो क्या है? वो मेरे राइट्स का हनन है, मेरे राइट्स का वॉयलेशन है। और इसके बाद आता है टू प्रमोट द ओवरऑल वेल-बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, जो मैंने आपको बार-बार अभी बताया कि कम्युनिटी, पूरा का पूरा सोसाइटी साथ में कैसे शांति से रह सकता है, यही सारी चीज़ें लॉ प्रमोट करता है। जो मैंने आपको लूडो के गेम के एग्ज़ाम्पल से बताया। अब यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि मैंने आपको जो लूडो का एग्ज़ाम्पल बताया, जो कि आपको ये याद रखने में मदद करेगा कि लॉ क्या है? क्यों बनाया जाता है? ओके? तो उससे आप ये तीनों पॉइंट्स याद रख सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों का पेपर हिंदी मीडियम में है, आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम्स लिखने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, लेकिन मैं आपको जो समझा रही हूँ वो हिंदी में समझा रही हूँ। जो टर्म्स है वो आप अपने बुक से रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ पे। लॉ आता कहाँ से है? किन-किन चीज़ों से निकल कर लॉ आता है? तो सबसे पहले तो एक डेमोक्रेसी में लॉ जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ के द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल के लेवल पे, जो हमारा सेंट्रल लेवल पे पूरे कंट्री के लिए, जब पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो बैठकर जब डिस्कशन करते हैं, लॉ बनाते हैं, तो वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है। तो जितने भी लॉज़ जिसको आपको पढ़ना है, कंपनीज़ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे क्या है? ये सेंट्रल लॉज़ हैं। इनको पार्लियामेंट ने बनाया है और इसीलिए ये पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल है।
इसके बाद आता है स्टेट असेंबलीज। एक स्टेट के अंदर, आप बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, झारखंड में रहते हो, या इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आपका वहां पर एक गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये सारे लोग जब स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं, विधानसभा, विधान परिषद जिसको कहते हैं हिंदी में, वहां पर जो लॉ बनता है जो उसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है, उसको हम स्टेट लॉज कहते हैं। और बिहार का बना हुआ लॉ बिहार में एप्लीकेबल होगा, गुजरात का बना हुआ लॉ गुजरात में एप्लीकेबल होगा, लेकिन गुजरात का लॉ बिहार पे नहीं अप्लाई किया जा सकता, और बिहार का लॉ गुजरात पे नहीं अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सेंटर के बनाए हुए लॉज में और स्टेट के बनाए हुए लॉज में। सेंटर के बनाए हुए लॉज पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट के बनाए हुए लॉज सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स। क्या है दूसरा सोर्स लॉ का? ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और किसने बनाया? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा संविधान। ठीक है, पिक्चर भी आप देख रहे हो यहाँ पर। तो हमारे संविधान को किसने बनाया? हमारे संविधान को बनाया एक लेजिस्लेटिव असेंबली ने। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या थी? तो जो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे पास पार्लियामेंट नहीं था, स्टेट में असेंबलीज नहीं थे। ठीक है, लेकिन हमें एक लॉ बनाने वाले बॉडी की ज़रूरत थी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो बैठ के इंडिया के फ्यूचर में, जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, भारत आज़ाद हो जाएगा, तो उस आज़ाद भारत में क्या लॉज होने चाहिए, कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपने कंट्री को चलाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुत आसान शब्दों में बिल्कुल एक रूल बुक की तरह है। रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 ये कहता है कि इंडिया भारत जो है वो ऐसा देश होगा, ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, ये सारे राइट्स मिलेंगे, ये सारी ड्यूटीज होंगी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है और ये सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जैसे हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाता है, तो वो गवर्नमेंट देश को चलाएगा कैसे, उस देश को चलाने के लिए जो रूल बुक है या गाइडलाइंस जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडलाइंस तो नहीं है, रूल बुक ही है, क्योंकि उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही पार्लियामेंट को भी पावर देता है लॉज बनाने का। अब इसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इस कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए राइट्स के अंदर जब पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज लॉज बनाती है, जिसको आप एक्ट के नाम से जानते हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो लॉज कहाँ से निकल कर आ रहा है? सबसे पहले पार्लियामेंट ने उसको बनाया। पार्लियामेंट कैसे बना सकता है लॉ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन से लॉज निकल कर आया जो बताता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से देश को चलाना है। इसके बाद आता है स्टैट्यूट्स। ठीक है, वैसे एक्ट्स जिन जैसे कि क्रिमिनल कोड। ठीक है, नया भी क्रिमिनल कोड आया है, या फिर हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो आपके मतलब का है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया? दो लोग मिलकर कैसे बिजनेस कर सकते हैं या आपसी सहमति से कोई काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या रूल्स होगा, उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी को हम कहते हैं स्टैट्यूट। तो इन सारे चीजों से लॉ निकल कर आ रहा है जो लोगों को डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रहा है अपने कामों को शांतिपूर्वक ढंग से करने में। इसके बाद है प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस क्या है? तो ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में। सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट जो हर स्टेट के कैपिटल सिटी में आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये सुप्रीम कोर्ट है। अब हर कोर्ट के पास जजमेंट देने का पावर है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको कंट्री के सारे कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स। ठीक है, इसी जो हायर कोर्ट का बात उसके नीचे आने वाले कोर्ट्स मानते हैं उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स। और इसके बाद आता है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन का कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है जजमेंट, जहां पर कोई लॉ लिखा हुआ नहीं। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी बात पे उसमें डिटेल्स तो नहीं लिखा गया है ना, एक एक सेंटेंस है एक एक सेक्शन में, जो कि किसी पर्सन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है जो कि एक्ट में लिखा हुआ नहीं है,
तो वहां पर क्या रूल फॉलो किया जाए, वहां पर क्या लॉ फॉलो किया जाए। तो वैसे सिचुएशन में जजमेंट्स काम आते हैं, वैसे सिचुएशन में भी लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट बताता है कि यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा करना है, और वो भी लॉ बन जाता है, और उसके बाद वैसा सिचुएशन जितने भी लोगों के साथ आएगा उनको उसी जजमेंट को फॉलो करना हो। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल में अगर आपको बताऊं जुडिशियल डिसीजंस कैसे लॉज बन जाते हैं, तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सबने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में। तो इंडिया में इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो पार्लियामेंट या किसी स्टेट असेंबलीज ने बनाया हो, ना उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, इन पर्टिकुलर कुछ नहीं कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया एक केस में, विशाखा केस कहते हैं उसको, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए कि ऐसा ऐसा चीज नहीं होना चाहिए विमेन के साथ में एक वर्क प्लेस में। अब बहुत सालों तक फिर भी गवर्नमेंट ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई लॉज नहीं बनाया। अब हमारे पास उसके ऊपर लॉज है, लेकिन तब नहीं थे जब ये जजमेंट आया था। तो जब लॉ नहीं है तो ये विशाखा केस का जजमेंट जो है वो लॉ बन गया है, और हर वर्क प्लेस में, हर ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, वो सारे गाइडलाइंस, वो रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस केस में, उसको फॉलो करना था, और वो जो नहीं फॉलो कर रहा है मतलब लॉ को तोड़ रहा है। तो इस तरीके से जुडिशियल डिसीजंस भी लॉ का सोर्स बन जाता है। इसके बाद आता है कस्टम्स एंड यूसेजेस। कस्टम्स एंड यूसेजेस का मतलब है, कस्टम का मतलब आप जनरली जानते हो, नॉर्मल जो इंग्लिश वर्ड है कस्टम, उसी कस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, जो रीति रिवाज होते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है बहुत सालों से, और उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक जनरेशन ए प्लस बी सिचुएशन में सी करता था, लेकिन फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो ए प्लस बी सिचुएशन में डी करने लगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन ए प्लस बी सिचुएशन में एफ करना शुरू करे, ऐसा नहीं। अगर हर सिचुएशन, हर जनरेशन ए प्लस बी सिचुएशन में सी ही कर रहा हो, बार बार सी डिसीजन ही ले रहा हो, तो ये सी डिसीजन क्या है, वो सी डिसीजन इज लाइक अ रूल। ठीक है, वो एक अनरिटन रूल है, वो लॉ का सोर्स बन जाता है कि ए प्लस बी सिचुएशन हो रहा है तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, सी हमारा डिसीजन होगा। तो इसी चीज को कहते हैं कस्टम। जहां पर कोई रिटन लॉ नहीं हो, वहां पर कस्टम्स को देखा जाता है, यूसेजेस को देखा जाता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया है। यह आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पहले से पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है वो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे, सेल ऑफ गुड्स में इसका यूसेज सबसे ज्यादा है, कि हर जगह जो लॉ भी है वो भी ये कंसिडरेशन में लेता है कि अगर कोई कस्टम्स नहीं है ऐसा, तो वहां पर ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कस्टम है तो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ट्रेड यूसेजेस है, उसके हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है कस्टम्स और यूसेजेस। तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ आपको ऑब्वियसली याद रखने होंगे एग्जाम के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि गवर्नमेंट हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है हमारा, अब प्लीज ध्यान में रखिएगा कि हम लोग किसी तानाशाही राजशाही की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोनार्की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूटोक्रेसी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ कम्युनिस्ट कंट्री। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि इंडिया है, वैसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट जो है वो तीन पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला है लेजिस्लेटिव, फिर है एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव वो है जो आपका लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉ बनाने में मदद नहीं करता, बल्कि लॉ बनाने का काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, स्टेट के लेवल पे ये स्टेट असेंबलीज है। अब नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम अपने दिमाग में गवर्नमेंट मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उन मिनिस्टर के अंदर आने वाला सारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे ऑफिसर्स। ठीक है, जितने भी आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को देखते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हेड होते हैं जुडी एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोजीशन हमारे कंट्री में क्या है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन पावर्स ज्यादा किसके पास है, पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि उनको लोग चुनते हैं, लोगों के वोट से चुनकर वो आते हैं। तो स्टेट लेवल पर भी यही सेम सिचुएशन है, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर के अंडर आने वाले जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ऑफिसर्स हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव है। और जुडिशियरी जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हमारे कोर्ट्स का सिस्टम।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। गवर्नमेंट का जो 3 डिवीजन है, यही एक बेंचमार्क है कि डेमोक्रेसी में पूरी तरह से गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है। एक आदमी के डिसीजन पर बेस्ड नहीं है पूरा गवर्नमेंट, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और वो तीनों पार्ट में आप सोच लीजिए कितने कितने लोग होते हैं जो मिलकर, साथ में मिलकर डिसीजन लेकर कंट्री को चलाने का काम करते हैं। अब प्रोसेस क्या है, लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है, उसको हम लोग पहले शॉर्ट में देखते हैं। इंडिया में लॉ कैसे बनता है। तो मैंने तो आपको शुरुआत में तो ये बता दिया कि पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबलीज में लॉ बनाया जाता है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। So process of law making, we elect our representatives to parliaments as well as to legislative assemblies of various state. अब जब इलेक्शन होता है, अभी सेंट्रल का इलेक्शन होने वाला है, मार्च अप्रैल, मार्च तो आ चुका है, अप्रैल में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने लिए पार्टीज को हम वोट करते हैं। ठीक है, अब ये पार्टीज क्या करती हैं, ये पार्टीज जाकर सेंटर में सरकार बनाती। ठीक, अब इसी के लोग, इसी पार्टीज के लोग मेजॉरिटी पार्टी होते हैं जो कि पार्लियामेंट में जिन जो बैठते हैं, और उनका रिप्रेजेंट, उनके जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं अपने अपने एरिया से, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब आपने कभी भी, अगर आपने राज्यसभा टीवी देखा होगा या लोकसभा टीवी देखा होगा, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, तो वहां पर आप ध्यान दोगे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है, अलग अलग लोगों का सीट अलग अलग होता है। एक तरफ मेजॉरिटी पार्टी बैठती है जो जिसने इलेक्शन जीता है, एक तरफ उस पार्टीज के लोग बैठते हैं जिन्होंने इलेक्शन नहीं जीता है, लेकिन फिर भी उनका भी जगह होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव विंग से अलग है। अब देश को चलाने का काम कौन कर रहा है, जिसको आपने चुना। अभी बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन पार्लियामेंट में कौन कौन डिसीजन ले रहा है, सिर्फ बीजेपी डिसीजन नहीं ले सकती है। बीजेपी कोई प्रस्ताव ला सकती है, ऑपोजिशन पार्टी भी कोई प्रस्ताव ला सकता है, कुछ कोई नया लॉ लाने का। अब उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, मतलब जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं और जो लोग हार गए हैं, वो सब मिलकर किसी भी लॉ पे डिस्कशन करते हैं, और उस लॉ को जब सबसे ज्यादा वोट मिलता है तब जाकर वो एक एक्ट बनता है या स्टैट्यूट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो यही है, ये प्रोसेस पार्लियामेंट में भी फॉलो होता है, यही प्रोसेस स्टेट असेंबलीज में भी फॉलो होता है। These representatives of the people make laws in parliament or in their state assemblies as the case may be. तो पार्लियामेंट क्या है, अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक इसके पीछे का रीजन बता देती हूँ, क्यों आप हमेशा पार्लियामेंट में राहुल गांधी को भी देखते हैं, कांग्रेस के भी लोग को देखते हैं, दूसरे पार्टीज के भी लोग को देखते हैं, लेकिन उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाना जरूरी है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुना जाएगा, अभी जो हम इलेक्शन में वोट देंगे जिन लोगों को, उसके थ्रू वो चुनकर पार्लियामेंट में जाएंगे, और वहां पर जो भी लॉज लाना होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब हमारा प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं कि देश की जनता क्या चाहती है। ठीक है, अब ज्यादातर जनता अगर बीजेपी को पसंद करती है, हमने अपने अपने बीजेपी मेंबर्स को वोट दिया, वो जीत जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सिर्फ जो बीजेपी चाहती है कंट्री में वही लॉ चलेगा। ऐसा ना हो, इसीलिए बाकी पार्टी से भी जो लोग जीत कर आते हैं उनको पार्लियामेंट में जगह दिया जाता है। लेकिन अब विनिंग पार्टी कौन होता है, जो सबसे ज्यादा सीट सिक्योर करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने सीट सिक्योर किया वो एग्जीक्यूटिव विंग में आएगा। जिसने ज्यादा सीट नहीं सिक्योर किया वो ऑपोजिशन पार्टी होगा, और उसका रोल क्या रहता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है, ये चेक करना कि पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनाया जा रहा है वो देश के हित में हो। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप डिटेल्स कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ही हमारे कंट्री में जो है वो अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी वो पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है, स्टेट जो लॉज बनाएंगे वो उसी स्टेट के अंदर अप्लाई किया जाता है। जो है वो किन सारे सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का पावर कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट।
तो सेंट्रल लिस्ट में जो टॉपिक्स को लिखा गया है, जैसे कि टैक्स, ठीक है, तो वो सारे मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वो सारे सब्जेक्ट पे या टॉपिक्स हम कह लें सिंपल भाषा में, उन पे कौन लॉ बना सकता है? वो पार्लियामेंट बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट, आपको सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, उस पे लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे देश पे अप्लाई होता है। और जब लॉ बन जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूट। लॉ बनाने का जो डिटेल प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ अगले स्लाइड्स में। स्टेट के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है स्टेट असेंबलीज को लॉ बनाने का उस स्टेट के लिए। अब उस स्टेट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सेकेंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। और जब ये लॉज बन जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट्स, जिसको आप एक्ट के नाम से जान। अब कोई भी लॉ इंडिया में किस पूरे साइकिल से होकर गुजरता है एक एक्ट बनने के पहले, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक बिल, बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट लॉ। ठीक है, जैसे कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिला हो तो आप पहले उसका एक रफ बनाते हो कि इसमें मैं ये चीजें डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बिल का प्रस्तावना जो है वो पार्लियामेंट में दिया जाता है। अब ये कोई भी दे सकता है, ठीक है, या फिर कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, ज्यादातर उसके जो मिनिस्टर्स हैं, वही लोग एक नया ड्राफ्ट बिल लेकर आते हैं। अब इसको किसी भी हाउस में, अगर मनी बिल नहीं है, मनी बिल मतलब फाइनेंस रिलेटेड मैटर, टैक्सेशन रिलेटेड मैटर, या किसी भी तरह से पैसे के रिलेटेड मैटर्स से अगर वो ड्राफ्ट बिल रिलेटेड नहीं है, किसी और टॉपिक पे है, तो उसको राज्यसभा, लोकसभा कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। अब पहले ये पेश होता है, फिर बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। अब उसके बाद विपक्ष के लोग और जिसने बिल पेश किया है उस पार्टी के लोग उसको मिलकर डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या हटा देना चाहिए, क्या रखना चाहिए, या बिल को लाना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें वहां पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, जिसमें कि आप देखते हो कि इतना हंगामा होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हो तो एक बार आपको लोकसभा या राज्यसभा टीवी का कोई भी वीडियो जहां पर कोई बिल प्रस्तावित हुआ होगा वो देखना पड़ेगा, तो आपको लाइव समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब वहां पर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद जो अलग अलग पार्लियामेंट में अलग अलग कमिटीज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग अलग कमिटीज हैं। अब कमिटी के पास भेज दिया जाता है बिल को कि आप इस पे सर्वे करके, रिसर्च करके, स्टडी करके बताइए कि सब कुछ ये ठीक है कि नहीं, इसको लॉ बनाने के लायक ये है कि नहीं, या इसमें कुछ अभी भी कमी है, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब कमिटी चाहे तो उस बिल को लोगों का मत, ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर ऐसा एक्ट आएगा या ऐसा लॉ बनेगा तो उससे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारा इनपुट्स लोगों से भी, लोग मतलब कंट्री के जो जनता है उनसे भी ले सकती है। अब उसके बाद जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया वो फिर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। लोकसभा, राज्यसभा, जब भी हम हाउस की बात कर रहे हैं मतलब रोज लोकसभा या राज्यसभा, जिसको अपर हाउस, लोअर हाउस कहा जाता है इंग्लिश में, तो वहां पर फिर से उस पर डिस्कशन हो सकता है। पूरा बिल पे डिटेल डिस्कशन होने के बाद या तो बिल, उस पर वोटिंग होगा। ठीक है, अब किस तरह के लॉज को बनाने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए सारे मेंबर्स में से, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उसमें जितना रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो वहां पर उस बिल पे वोटिंग होगा, पार्लियामेंट के अंदर उस पर वोटिंग होगा। ज्यादा वोट्स अगर उसको मिल जाते हैं तो मतलब बिल एक्सेप्ट हो गया, तो उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा उस पे डिस्कशन के लिए। तो अब अगर राज्यसभा में एक्सेप्ट हो गया तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में एक्सेप्ट हो गया तो फिर वहां पर लोकसभा में डिस्कशन होने के बाद वहां पर भी वोटिंग होगा, वहां पर भी अब एक्सेप्ट हो गया, तो दो स्टेजेस पे बिल का एक्सेप्टेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा हाउस चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है या कोई रिकमेंडेशन भी दे सकता है। और अगर उस पर सहमति नहीं बन रही है या बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है तो जॉइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है, जहां पर लोकसभा, राज्यसभा दोनों मिलकर उस बिल पे डिस्कशन कर सकते हैं। अब अगर एक्सेप्ट हो गया, राज्यसभा लोकसभा दोनों में उसको मेजॉरिटी वोट्स मिल गया उस बिल को, तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट का काम क्या है? प्रेसिडेंट को बिल को देखकर उस पर सिग्नेचर करना है।
तो प्रेसिडेंट को अगर सब कुछ ठीक लगता है उस बिल के अंदर, तो प्रेसिडेंट अपना साइन दे सकती हैं, और अगर उनको सही नहीं लगता है, तो वो बिल को वापस भेज सकती हैं पार्लियामेंट के पास अपने रिकमेंडेशंस के साथ में कि ये सारी चीज़ें गड़बड़ है, आपको ये सारी चीज़ें इसमें ठीक करना चाहिए। ठीक है? वापस जाके फिर उस पे डिस्कशन होगा, फिर सेम प्रोसीजर शुरू होगा और फिर दोबारा उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अब जब प्रेसिडेंट का उस पे सिग्नेचर मिल जाता है, जिसको आप बुक में देखोगे, तो उसको लिखा जाता है प्रेसिडेंट्स असेंट, ASSENT, ठीक है? ASSE, यहाँ लिखने का जगह थोड़ा कम है, बट ASSENT, असेंट। तो प्रेसिडेंट का जब असेंट मिल जाता है, तब जो बिल है वो लॉ बन जाता है। ठीक है? लॉ बनने का क्या मतलब है कि वो अब एक एक्ट बन गया है, लेकिन फिर भी वो कंट्री पे लागू नहीं होता है। अब इसके बाद इसका पब्लिकेशन होता है गज़ेट ऑफ इंडिया में। जिस दिन ऑफिशियल गज़ेट ऑफ इंडिया में बिल का पब्लिकेशन हो जाता है, लॉ का पब्लिकेशन हो जाता है, वहीं पर डेट दिया जा सकता है कि इसको किस दिन से लागू किया जाएगा, जिसको एनफोर्समेंट डेट कहते हैं। तो जिस दिन जो उसका एनफोर्समेंट डेट होगा, जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शुरुआत में भी दिखाया था कि किस दिन से वो इन्फोर्स हुआ है, किस दिन से लागू हुआ है, वो डेट लिखा रहता है हर एक्ट के शुरुआत में ही। तो वो डेट ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश किया जाता है। अगर ऑफिशियल गज़ेट में नहीं पब्लिश हुआ, तो गवर्नमेंट बाद में भी एक डेट निकाल सकती है कि इस दिन से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है? जो दिन रहता है, उस दिन से वो लॉ कंट्री पे हर किसी के ऊपर लागू हो जाता है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं या उस लॉ को आप तोड़ते हैं, तो उसमें जो उस लॉ के अंदर जो पनिशमेंट लिखा हुआ है उस लॉ को तोड़ने के लिए, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ऑटोमैटिकली हो जाता है। तो यही पूरा जो साइकिल है, ये पूरा जो चक्र है, इसी तरीके से एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, वो एक फाइनल एक्ट तक पहुंचता है, वो एक एक्ट का रूप लेता है, जो कंट्री में सभी लोगों को फॉलो करना मैंडेटरी। अब ये आपके पूरे चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू है। तो जिनको भी ये लगता है कि अरे मैडम आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक छूट गया, वैसे कोई बात नहीं है। ये आपका बेसिक ओवरव्यू है। इसको आप समझ जाओगे, उसके बाद अपने-अपने स्टडी मटेरियल से जो भी आपको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाया है, वहाँ पर जाके आप चैप्टर को पढ़िए, वो सारे टॉपिक्स को पढ़िए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और उसमें आपको जो नहीं समझ में आता है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए। जो टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। अभी आपका चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक बेसिक पार्ट था पूरा ओवरऑल लॉ के स्ट्रक्चर को समझने की। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया है, उसके हिसाब से उस चैनल को फॉलो करके, उस प्रोसीजर को फॉलो करके क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, एंड प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और एज़ ऑलवेज़ आई एम देयर टू हेल्प यू जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।